बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 58 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस रात एक दिलचस्प इत्तला मिली। परसी के 3 लड़कों ने सोफन बोरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक मशकूक आदमी को पकड़ा था। उस आदमी का जो लिया बताया गया वो शांग से मिलता जुलता था। यही इत्तला मुझे मास्टर उचर ने टेलीफोन पर दी और वो उसी तरफ जाने वाला था। मैंने साथ जाने की जिद की तो वो बोला, तुम्हारे पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं, तुम इन पहाड़ी रास्तों पर चल नहीं सकोगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम फाटक के साथ आ जाओ, मैं परसी के जिम्नाजियम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर उचर ने कहा। मैंने फोन बंद कर दिया और रवानगी की तैयारी करने लगा। कपड़े बदलने के लिए मैंने कमरे का दरवाजा बंद रखा। हल्की सी दस्तक सुनकर दरवाजा जरा सा खोला और झांक कर बाहर देखा। थाई दरवाजे के सामने खड़ी थी। 1 मिनट थाई, मैंने कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कपड़े बदलकर दरवाजा खोला तो थाई अंदर घुस आई। लिजा ने बताया कि तुम फोन पर मास्टर उचन से बात कर रहे थे और कहीं जाने वाले हो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ थाई, मैंने जवाब दिया। मास्टर के आदमी ने सोफन बोरी की तरफ जाने वाले किसी रास्ते पर एक आदमी को रोक रखा है। उसका जो लिया बताया गया उससे लगता है कि वो शांग के सिवा और कोई नहीं। मास्टर उचन या उसके आदमी तो उसे नहीं पहचानते। उसकी शिनाख्त के लिए मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। प्रसाद को भेज दो, उसे पहचानता है, थाई ने कहा। नहीं थाई, मैंने नफी में सारी लाया। उस रात तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। उस रात अगरचे शांग उनके साथ नहीं था, लेकिन उन खूनख्वार बेड़ियों के गुरों में वो भी शामिल है। उन लोगों को मैं अपने हाथों से सदा दूंगा और एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे इस वक्त मत रोको थाई। थाई खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर रह गई। मैंने जोगर पहन ली और थाई के साथ ही कमरे से बाहर आ गया। जोगर की वजह से मैं अपने बाएं पैर में हल्का सा खिंचाव महसूस कर रहा था, मगर ये कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जिसे नजरअंदाज न किया जा सकता। मैंने फाटक नामी गनमैन को साथ लिया और हम जानकी की गाड़ी में रवाना हो गए। रवानगी से पहले मैंने प्रसाद को सब कुछ समझा दिया। इस वक्त रात के 10 बजे थे। परसी की जिम्नाजियम में 20-25 लड़के जमा थे। गेट के सामने एक बगैर हुड की जीप खड़ी थी। मास्टर उचर ने फाटक को एक और लड़के के साथ लीजा की कोठी पर भेज दिया और मुझे इशारा करता हुआ जीप पर सवार हो गया। मास्टर उचर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। जीप की पिछली सीटें आमने सामने थी। 2 लड़के एक सीट पर बैठ गए और मैं एक और लड़के के साथ सामने वाली सीट पर। उसके फौरन बाद जीप हरकत में आ गई। शहर की बारूनक सड़कों से होते हुए जीप यमफुसाई सावड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। ये इलाका कुंचन बोरी की चंद बेहतरीन तफरीह गाहों में शुमार होता था। यहाँ 3 नेशनल पार्क्स थे और कई छोटे बड़े आबशार भी। इस इलाके में थाम लूट के तारीखी गार भी थे। ये लातादाद छोटे बड़े गार थे जो पहाड़ियों में वसी रकबे पर फैले हुए थे। दिन के वक्त तो इस इलाके में सियाहों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन इस वक्त सन्नाटा था। तारीकी में दूर कहीं कोई रोशनी नजर आ जाती। साई नेशनल पार्क के करीब से एक पुख्ता सड़क दाईं तरफ को मुड़ गई थी, जो आगे जाकर सोफन बोरी की तरफ जाने वाली हाईवे से मिल जाती थी। उस हाईवे पर चंद मील का फासला तय करने के बाद जीप एक पथरीले रास्ते पर मुड़ गई। उसके साथ ही मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए दोनों लड़के उठ गए। उन्होंने सीट उठाकर नीचे बने हुए लंबे बक्स में से ऑटोमेटिक राइफलें निकालकर आपस में बांट ली और दोबारा सीट दुरुस्त करके बैठ गए। एक राइफल मेरे हिस्से में आई। सामने एक जगह रोशनी नजर आ रही थी। करीब पहुंचने पर इंकशाफ हुआ कि वो किसी काश्तकार का एक छोटा सा मकान था। फजा में महक सी रची हुई थी जो एतराफ में दान की फसल की मौजूदगी की इतला दे रही थी। जीप उसके मकान के सामने रुक गई। मास्टर उचन के साथ ही सब लड़के छलांगे लगाकर जीप से उतर गए। जीप की आवाज सुनकर 2 लड़के मकान से भी बाहर आ गए। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। मास्टर ने बाकी लड़कों को बाहर ही खड़े रहने का इशारा किया। मैं और मास्टर मकान के अंदर दाखिल हो गए। एक कमरे में कुर्सी पर 2 आदमी बंधे हुए थे। उनमें एक तो शांग ही था और दूसरे को देखकर मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। खनपटियां सुलगने लगी। ये दारा का वही गुर्गा था जिसने कांटे में थाई पर मुजरिमाना हमला किया था। मुझे देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। तुमने तो एक आदमी के बारे में इतला दी थी, ये दूसरा कौन है? मास्टर उचन ने अपने आदमी की तरफ देखा। ये दरअसल 3 आदमी थे, लड़के ने बताया। ये मोटा तो इसी वक्त हमारे काबू में आ गया था, बल्कि बाकी 2 भाग निकलने में कामयाब हो गए। बाद में ये भी पकड़ा गया, अलबत्ता तीसरा निकल जाने में कामयाब हो गया। इसे खोलकर मेरे हवाले कर दो। मैंने कुर्सी पर बंधे हुए दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। जानते हो इसे? मास्टर उचन ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। इसी ने उस रात थाई के साथ 10 तराजी की थी और मैंने कसम खाई थी कि ये जब भी मुझे मिलेगा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा। मास्टर उचन ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने कुर्सी पर बंधे हुए गुंडे की रस्सियां खोल दी। मैंने उसे गिरिबान से पकड़कर उठा दिया। वो खौफ से थर थर कांप रहा था। तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो, काम क्यों रहे हो? मैंने उसे घूरा और उसे कुछ सोचने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। मैंने अपनी राइफल मास्टर उचन को थमा दी और उस गुंडे पर गुंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। उसने एक मर्तबा भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे उसकी पिटाई में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, बस मैं अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें इतना बुज़दिल भी नहीं समझता, मैंने हाथ रोक कर कहा। उस रात अपने साथियों की मौजूदगी में तुमने मुझ पर चंद बड़े अच्छे दाव आजमाए थे। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे 2 हाथ लगा भी दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इनमें से कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई रोकेगा।
उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने मास्टर और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर अचानक ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं गाफिल नहीं था। मैंने उसका वार बाएं कलाई पर रोका और दाएं हाथ की खड़ी हथेली से उसके मुंह पर वार किया। जरब उसकी नाक पर लगी, वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला रहा था। उसकी नाक से खून धार की तरह बह निकला। वो लड़खड़ा गया। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर बड़ी तेजी से घूमकर साइड किक लगा दी। वो चीख कर नीचे गिरा। उठो, मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर हमला किया, लेकिन मैंने उसकी कलाई को पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दिया। वो कराता हुआ घूम गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, बाजू मेरी गिरफ्त में था। मैंने एक हाथ से बाजू को गिरफ्त में लिए रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे के जोड़ पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। इस वार से मैं 6 इंच मोटी ठोस कंक्रीट की स्लेब तोड़ दिया करता था। वो तो गोश्त पोस्ट का आदमी था। खड़े की आवाज के साथ उसके कंधे की हड्डी टूट गई और वो एक बार फिर बिलबिला उठा। मैंने उसके गोले पर किक लगाते उसका बाजू छोड़ दिया। वो चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। बासरूचन और दूसरे लड़के दिलचस्प नजरों से ये खेल देख रहे थे। बेरारीफ चलने में जमीन पर पड़ा रहा, फिर कराता वो उठ गया। उसका दायां बाजू पहलू में झूल गया था और चेहरे पर बेपनाह करब के आसार उभर आए थे। उसने एक बार फिर हमला किया। इस मर्तबा शायद उस पर जुनून तारी हो गया था। वो लटके हुए बाजू की परवाह किए बगैर उल्टे हाथ और पांव की ठोकरों से हमले कर रहा था। लेकिन एक तो वो मार्शल आर्ट्स नहीं था, स्ट्रीट फाइटर था और स्ट्रीट फाइटिंग में कोई कायदा कुरिया नहीं होता। दूसरी, इस लड़ाई में दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत होती है, मगर उस पर जुनून सा तारी हो गया था और जुनून में होशो आवाज काम नहीं करते। कुर्सी पर बंधा हुआ शांग भी ये सब कुछ देख रहा था। खौफ से उसका चेहरा भी पीला हो गया। मैं अपने हरीफ को पीटता हुआ मकान से बाहर ले गया। मैंने उसे एक और किक लगाई तो वो एक बार फिर मुंह के बल गिर गया। वो दरख्त देख रहे हो? मैंने तकरीबन 10 गज दूर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। जिंदगी सबको अजीज होती है और तुम तो इस वक्त जिंदगी के लिए न जाने कैसी कैसी दुआएं मांग रहे होगे। अगर तुम दौड़ते उस दरख्त तक पहुंच जाओ तो तुम्हें जिंदगी मिल सकती है। अब उठकर जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़कर उस दरख्त तक पहुंच जाओ। वो चलने में जमीन पर पड़ा रहा, फिर उठकर मेरी तरफ देखा। इस वक्त वो मुझसे 2 गज के फासले पर था और फिर अचानक ही वो दरख्त की तरफ दौड़ पड़ा। उसने भी आधा रास्ता तय किया था कि मैंने करीब खड़े हुए लड़के से राइफल झपट ली और फायर खोल दिया। तारीख और खामोश फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। फायरिंग की आवाज में उस शख्स की आखिरी चीखें भी शामिल थी। मैंने पूरा ब्रेस्ट मारा था और उसका जिस्म छिलनी हो गया था। मैंने करीब जाकर उसे देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की और राइफल उसी लड़के को थमाकर मकान के अंदर वापस आ गया। कुर्सी पर बंधे हुए शांग के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। फायरिंग की आवाज से वो अपने साथी का अंजाम समझ चुका था और शायद उसे अपना अंजाम भी सामने नजर आ रहा था। शांग से अब तक कई मरतबा आमना सामना हो चुका था। वो कई मरतबा पिटा था और मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन आज उसके भागने का कोई चांस नहीं था। लेकिन वो ये भी समझ गया था कि आज उसकी खैर नहीं। बासरूचन के ख्याल में दारा वगैरह भी इसी नवाब में किसी जगह छुपे हुए थे और शायद उन्हें भी पता चल गया था कि तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही है, इसलिए कहीं दुबके बैठे थे। लेकिन जब शांग से पूछगछ शुरू हुई थी तो वो कोई और ही कहानी सुनाने लगा। दारा की और चीफ हंग 2 दिन पहले सोंग फाटी की तरफ निकल गए थे। वो अब तक बैंकॉक पहुंच चुके होंगे। तुम झूठ बकते हो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते और तुम दारा के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। मैं सच जानना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ हैं? वह एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की रियायत बरती जाएगी। तुम्हारे एक साथी की लाश बाहर पड़ी है। अगर तुमने जबान ना खोली तो तुम्हारा भी यही असर होगा और तुम्हारी लाश को भी कुत्ते खा रहे होंगे। मैं कुछ नहीं जानता, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, शांग ने कहा। ठीक है, मैंने कहा और मास्टर उजन की तरफ देखने लगा। मास्टर, तुम शायद इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। ये वो आदमी है जिसके जरिए दारा गोल्डन ट्राई एंगल से राब्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मंसूबा शायद गोल्डन ट्राई एंगल से वसी पैमाने पर हेरोइन की स्मगलिंग का है। पेड्रो तो दारा के कहने पर $10,000 इस मंसूबे के इब्तदाई मरहले पर बतौर एडवांस खर्च भी कर चुका है, लेकिन अभी उनकी बात फाइनल नहीं हो सकी। मास्टर के मुंह से बेइख्तियार निकला, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। गोल्डन ट्राई एंगल से हेरोइन की स्मगलिंग के अलावा इन लोगों का एक और भी मंसूबा है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं दारा को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता था। अब ये मेरे 2 सवालों के जवाब देगा। एक तो ये कि दारा कहाँ छुपा हुआ है और नंबर 2, उस दूसरे मंसूबे में और कौन से लोग शामिल है। पर मैं किसी दूसरे मंसूबे के बारे में नहीं जानता। शांग के चेहरे पर वैसे सी फैल गई। मैं सिर्फ मिडल मैन हूँ। दारा को गोल्डन ट्राई एंगल ले जाकर जनरल खोराट से मिलवाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मुआवजा दिया गया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने हेरोइन की स्मगलिंग का कोई मंसूबा बना रखा है। बासरूजा ने अचानक उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शांग करा उठा, उसके होंठों से खून की पतली सी धार बह निकली। मैं सच जानना चाहता हूँ, बासरूजा ने घुराया। हेरोइन की डील के अलावा दूसरे मंसूबे में कौन कौन लोग शामिल है? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। शांग का लहजा रो देने वाला था। मैं बहुत निचली सतह का आदमी हूँ। मैंने तो आज तक जनरल खोराट को भी नहीं देखा। मुझे मेरे बास से हुक्म मिला था कि दारा से राब्ता करूं और उसे गोल्डन ट्राई एंगल ले जाऊं, जहां जनरल खोराट से इसी मुलाकात होगी।
मुझे मेरे बॉस से हुक्म मिला था कि दारा से राब्ता करूं और इसे गोल्डन ट्राई एंगल ले जाऊं जहां जनरल खोराट से इसकी मुलाकात करवाई जाए। तुम्हारा बॉस कौन है? मास्टर ने पूछा। फांग फुन, शांग ने जवाब दिया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जनरल खोराट तक उसकी भी रसाई नहीं है। उसे भी किसी और के तवस से ये हुक्म मिला होगा। तुम अब तक दारा को गोल्डन ट्राई एंगल लेकर क्यों नहीं गए, हालांकि तुम्हें बैंकॉक आए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं? दारा की अपनी कुछ मसरूफियात हैं, शांग ने कहा। यहाँ तुम्हारी इस लिटिल मास्टर ने उसे उलझा रखा है। दारा नहीं चाहता कि उसका पीछा करते हुए गोल्डन ट्राई एंगल तक पहुंच जाए। पहले वो इससे निपटना चाहता है। पेड्रो तो इसे बहुत पहले खत्म कर चुका होता, मगर दारा को अब किसी डायरी की तलाश है जिसमें लाखों अमेरिकी डॉलर मालियत सोने का राज पोशीदा है। वो पहले इसे डायरी हासिल करना चाहता है, इसके बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। चंद रोज पहले ये हमारी गिरफ्त में आ गया था। इसकी जबान खुलवाने का भी बंदोबस्त कर लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हारी मुदाखलत से ये एक बार फिर बच गया। क्या तुम लोग इसे ऐसा ही तरन वाला समझते हो जिसे आसानी से निकला जा सके? मास्टर ऊचन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। नहीं, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये ना होता तो वो लोग अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर चुके होते। पेड्रो तो सबसे पहले इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन दारा ने बीच में उस डायरी का शोशा छोड़ दिया। और जब पेड्रो को पता चलेगा कि ये मुकम्मल तौर पर दारा के कब्जे में आने के बाद निकल चुका है तो पेड्रो पागल हो जाएगा। हो सकता है इसी बात पर दारा से उसका झगड़ा भी हो जाए। पेड्रो अब किसी कीमत पर इसे माफ नहीं करेगा। उसने ना सिर्फ पेड्रो के दोस्त टाइगर को बल्कि उसके भाई सामी को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। सामी के कत्ल के बाद तो वो पागल हुआ फिर रहा है। ये तो तुम एतराफ करते हो कि ये खतरनाक आदमी है। मास्टर ऊचन ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया। अगर तुम्हें इसी के हवाले कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, मैं इस जैसे सफाक आदमी के हाथों मरना नहीं पसंद करूंगा, शांग ने कहा। उसकी आंखों में कुछ और खौफ उभर आया था। तो फिर ये बता दो, दारा और उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं? मास्टर ऊचन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि वो तीनों 2-3 दिन पहले सोंग फाटी की तरफ निकल गए थे, शांग ने कहा। लिटिल मास्टर, मास्टर ऊचन मेरी तरफ मुड़ गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत देर से बेचैन हो। अब तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। मैं 2 कदम आगे बढ़ आया। मेरी मुट्ठियां बिंची हुई थी। शांग के सामने पहुंचकर मैंने दाएं हाथ की मुट्ठी खोल दी और उंगलियों को हरकत देते हुए शांग की तरफ देखने लगा। और फिर जैसे ही मैंने हाथ ऊपर उठाया वो चीख उठा। बताता हूँ, रुक जाओ। मेरा हाथ मेकानिकी के अंदाज में रुक गया। गुड, मास्टर ऊचन बोला। अब जल्दी से जबान खोल दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो तीनों हाई खामन आबशार के करीब एक बड़े फैमिली कॉटेज में छुपे हुए हैं, शांग बताने लगा। उस कॉटेज में 2 जवान लड़कियों, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े मर्द पर मुश्तमिल यूरोपियन फैमिली रिहाइश पजीर है। ये कॉटेज उन्होंने 20 दिन के लिए किराए पर ले रखा है। दारा वगैरह ने उस यूरोपियन फैमिली को यरकमाल बना लिया है। वैसे उन यूरोपियन लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उन्हें जब भी बाहर जाना होता है दारा और उसके साथी उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को अपने कब्जे में रखते हैं और उन्हें धमकी दे रखी है कि उनके बारे में किसी को बताया गया तो इस लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा जो उनके कब्जे में होगी। दारा वगैरह ये भी जानते हैं कि चारों तरफ उनकी तलाश हो रही है। जैसे ही तलाश का ये सिलसिला खत्म होगा वो लोग वहां से निकल जाएंगे। तुम वहां से कैसे निकल आए? क्या तुम्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं था? मास्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। कल सुबह दारा ने इस कांटे के फोन से चियांग राय में मेरे बास फांग फुन से बात की थी और ये तय हुआ था कि मुझे किसी तरह वहां से निकाल दिया जाए क्योंकि मुझे किसी काम से गोल्डन ट्राई एंगल भेजा जाने वाला है। शांग चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। दारा ने आज शाम का अंधेरा फैलने के बाद मुझे अपने 2 साथियों के साथ रुखसत कर दिया। हम कांटे में रिहाइश पजीर यूरोपियन बाशिंदों की गाड़ी ले आए थे, लेकिन यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे साथ दोनों गनमैनों का भी यही ख्याल था कि हम इस तरफ से शार्ट कट करके निकलें तो दरिया पार करके किसी और महफूज जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारे आदमी कदम कदम पर घात लगाए बैठे हैं। हम जैसे इस तरफ आए उन्होंने हमें घेर लिया। एक आदमी तो भाग जाने में कामयाब हो गया, लेकिन हम धर लिए गए। वो काठी कहाँ पर वाक़ है? मास्टर ने पूछा। आबशार के शुमाल की तरफ तकरीबन 20 मील के फासले पर, शाह ने कहा। वो एक बड़ा फैमिली कॉटेज है और उस पर 17 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मास्टर ऊचन ने कहा और अपने 2 लड़कों को इशारा किया। वो दोनों लड़के शांग को खोलकर बाहर ले जाने लगे तो वो मुजाहमत करते हुए चीखने लगा। वो समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पहले वो चीख कर माफी मांगता रहा, फिर मुगल्लज़ात बकने लगा। वो दोनों लड़के उसे घसीटते हुए मकान से बाहर ले गए और कुछ ही देर बाद फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। शांग अपने अंजाम को पहुंच चुका था। दरियाई खोए नुए जैसे आमतौर पर छोटा कवायर रिवर भी कहा जाता है, एम्फोसिवक से होता हुआ एम्फोसाई सावड़ की तरफ बहता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसके रास्ते लातादाद छोटे छोटे आबशार हैं जो मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए दिलचस्प तफरीह फराहम करते हैं। मुकामी बाशिंदों ने इस दरिया के आसपास खुसूसन आबशारों के करीब हट और कांटे वगैरह बना रखे हैं जो सियाहत के सीजन में गैर मुल्की सियाहों को किराए पर दे दिए जाते हैं। हाई खामन आबशार तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, सड़क और दरिया। कश्तियों की आमदोरफ्त शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही बंद हो जाती है, जबकि शाम का अंधेरा फैलने के बाद इस तरफ आने वाली बसें भी बंद हो जाती हैं। दिन के वक्त दरियाई रास्ता आमतौर पर 40 मिनट में तय हो जाता है। रात के वक्त लोग कश्तियों पर सफर नहीं करते
लेकिन बाद मुहिम जो तारीकी में रात के वक्त भी ये खतरा मोल ले लेते हैं। ऐसी सूरत में ये फासला तय करने में कम अज कम 1.5 घंटा जरूर लग जाता है। उस कश्ती में मेरे अलावा 4 आदमी और थे, मास्टर उचन और उसके साथ 3 गनमैन। गुज़िश्ता रात शांग ने बताया था कि दारा वगैरह आबशार से तकरीबन 20 मील के फासले पर 17 नंबर काटेज में छुपे हुए हैं। मास्टर उचन ने अपना एक आदमी सुबह सवेरे ही उस तरफ भेज दिया था, जो दिन भर निगरानी करने के बाद शाम को वापस लौटा था। उसकी रिपोर्ट ने शांग के बयान की तस्दीक कर दी। उन्होंने 4 अफराद पर मुश्तमिल यूरोपियन फैमिली को यरगमाल बना रखा था। उनमें से किसी ने खुद तो कभी काठे के बाहर झांक कर भी नहीं देखा था। अलबत्ता उन यूरोपियन बाशिंदों को बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन वो भी तमाम अफराद इकट्ठे बाहर कभी नहीं गए थे। उनके साथ कभी एक लड़की काठे में रह जाती और कभी दूसरी, जिसका मतलब था कि दोनों में से किसी एक लड़की को यरगमाल बनाकर रखा जाता था, जबकि दूसरे लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत थी। मसरूचन के आदमी रिपोर्ट के मुताबिक वो फ्रांसीसी थे और हर वक्त खौफजदा रहते थे। कोई और उनके खौफजदा होने की वजह समझा हो या ना समझा हो, लेकिन हम जानते थे कि वो खतरनाक कातलों के शिकंजे में कसे हुए थे। उनकी जिंदगियां दाव पर लगी हुई थी। वो किसी को बता भी नहीं सकते थे कि किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। उनकी मामूली सी गलती उन सब को या उनमें से किसी एक को मौत के घाट उतार सकती थी। मास्टर का जो आदमी दिन भर उसी इलाके की निगरानी करता रहा था, वो भी इस वक्त हमारे साथ कश्ती पर सवार था। उसे कांटे की निशानदेही के लिए साथ लिया गया था। कश्ती दरिया के बहाव के रुख पर बह रही थी, इसलिए उसे खेलने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। रात की तारीकी में उस दरिया में कश्ती रानी खासा खतरनाक काम था। वो दोनों आदमी जो पतवार संभाले हुए थे, बड़ी एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे। इस एहतियात की वजह ही से हम तकरीबन 1.5 घंटे में अपना सफर मुकम्मल कर सके थे। कश्ती को लैंडिंग पर छोड़कर हम अपने मुखबर की रहनुमाई में पहाड़ी रास्तों पर चलने लगे। इस वक्त रात के 8 बजे थे। थोड़े थोड़े फासले पर कांटे थे और तकरीबन हर कांटे में रोशनी थी। इस इलाके में सियाहों की सहूलत के लिए 2-3 रेस्टोरेंट भी थे और तीनों रेस्टोरानों में इस वक्त खासी रौनक थी। सबसे आगे हमारा मुखबर था, उसके पीछे एक गनमैन, फिर मैं और मास्टर उचन, और सबसे पीछे एक और गनमैन था। मास्टर के तीनों आदमी के पास राइफलें थी। मेरे और मास्टर के पास पिस्तौल थे। मेरी पिंडली से खंजर भी बंधा हुआ था। हम एक रेस्टोरेंट की पिछली तरफ से गुजरते हुए आगे निकल गए, लेकिन अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि फायरिंग की आवाज सुनकर चौंक गए। फायरिंग की आवाजों से यूं लगता था जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो। मैं और मास्टर उचन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एकदम भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ा ही फासला तय करने के बाद हमें रुक जाना पड़ा। वो कांटे जब हमारी नजरों के सामने थे। बाहर दो तरफ से कांटे पर फायरिंग की जा रही थी और कांटे की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी। हमारा आगे जाना बेकार था। हम वहीं दरख्तों की आड़ में रुक गए। फायरिंग के साथ औरतों की चीखों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और फिर यूं लगा जैसे फायरिंग की आवाजें कांटे की पिछली तरफ से दूर होती जा रही हूँ। यह आवाजें बतदरीज कम होती चली गई। कुछ देर तक इक्का दुक्का आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर वो भी मासूम हो गई। हम कुछ देर तक दरख्तों में ही खड़े रहे और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके एक बार फिर हम रुक गए। वहां से वो कांटे साफ नजर आ रहा था। बरामदे में जलने वाले बल्ब की रोशनी में पुलिस की वर्दियों में 2 आदमी दिखाई दिए तो सारी बात समझ में आ गई। तुम लोग वापस जाओ और कश्ती पर हमारा इंतजार करो। मास्टर उचन ने अपने आदमी को हुक्म दिया। ये जगह चूंकि आबशार से काफी दूर थी, इसलिए यहाँ कांटे भी ज्यादा नहीं थे। दूसरे कांटे में रिहाइश पजीर लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे। वो सब इसी तरफ देख रहे थे, लेकिन आगे जाने की हिम्मत किसी में न थी। मैं और मास्टर उचन उस कांटे के सामने पहुंच गए। तकरीबन दर्जन भर पुलिस वालों ने उस कांटेज को घेर रखा था। अंदर से औरतों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम मजीद आगे बढ़े तो 2 पुलिस वालों ने हमें राइफलों की जद पर लेते हुए रुक जाने का हुक्म दिया, लेकिन दूसरे इलम में एक कांस्टेबल राइफल झुकाते हुए आगे बढ़ाया। उसने राइफल जमीन पर रखकर मास्टर के सामने झुककर ताजीम दी। सॉरी मास्टर, लेकिन मुझे आपको यहाँ देखकर हैरत है। वो कांस्टेबल मास्टर उचन का शागिर्द था। तकरीबन 3 साल पहले उसने बैंकॉक में मास्टर उचन ही से मोए थाई की तरबियत हासिल की थी और फिर यहाँ आकर पुलिस में भर्ती हो गया था। हम शाम से कुछ पहले तफरीह के लिए यहाँ आए थे। कुछ और दोस्त मिल गए, उनसे गपशप में देर हो गई। कश्ती पर वापस जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी। क्या किस्सा है? मास्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर सूचान को खुफिया तौर पर इतला मिली थी कि कुछ मुसल्ला लोगों ने इस कांटे में एक फ्रांसीसी फैमिली को यरगमाल बना रखा है। कांस्टेबल ने बताया। हमने बड़ी एहतियात से इस कांटे को घेरे में लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने शायद हमें देख लिया। फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में इंस्पेक्टर सोचान ने भी फायरिंग का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर सोचान कौन? मास्टर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो भी 5 साल पहले बैंकॉक में मास्टर फूपांग से ट्रेनिंग ले चुका है। मिस्टर पर्सी के जनाजे पर उसने आपसे मुलाकात भी की थी, कांस्टेबल ने बताया। जहन में नहीं आ रहा, चेहरा देखूंगा तो पहचान लूंगा, मास्टर ने कहा। मैं इंस्पेक्टर को इतला देता हूँ। कांस्टेबल तेज तेज चलता हुआ बरामदे में चला गया। 4 मिनट बाद इंस्पेक्टर सोचान भी उसके साथ कांटे से बाहर आ गया। उसका चेहरा देखकर मास्टर उचन ने उसे पहचान लिया। इंस्पेक्टर सोचान मास्टर के सामने अदब से झुका, उसके बाद मुझसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाते हुए बड़ी चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था।
बस ने इंस्पेक्टर सोचान से इस रेड के बारे में पूछा और फिर वो हमें अंदर ले गया। सूरत-ए-हाल नहायत अफसोसनाक थी। एक कमरे में इस फैमिली के सरबराह की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र 55 के लगभग थी। उसे 2 गोलियां लगी थी, एक गर्दन पर और एक सीने पर। जख्मों से बहने वाला खून फर्श पर फैल रहा था। उसके करीब ही 2 औरतें बैठी दाढ़े मार मार कर रो रही थी। एक की उम्र 45 के लगभग रही होगी। मेरे ख्याल में वो उस मकतूल बूढ़े की बेवा थी। दूसरी तरफ जो खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र का अंदाजा 24 के लगभग लगाया जा सकता था। बेहद हसीन थी वो। उसने फैरोजी कलर का मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। उन दोनों की हालत खासी उबतर थी। लगता था जैसे रो रो कर अपने आप को खत्म कर देंगी। उनकी हालत देखकर मुझे वाकई अफसोस हुआ। मैं इधर उधर देखने लगा। शांग ने बताया था कि ये फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मियाँ बीवी और 2 जवान लड़कियां, लेकिन दूसरी लड़की नजर नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर सोचान मास्टर को उस रेड की तफसील बताते हुए कह रहा था, हमारी इतला के मुताबिक वो 3 आदमी थे जिन्होंने इस फैमिली को यरगमाल बना रखा था। हमने रेड की मंसूबाबंदी तो बड़ी एहतियात से की, लेकिन उन्हें शायद पहले ही से शुबा हो गया था। इंस्पेक्टर सोचान जिस तरह इस वाक़े की तफसील बता रहा था उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चुगत था। उसे मालूम था कि यहाँ 3 खतरनाक मुसल्ला आदमी मौजूद हैं और वो इस तरह चढ़ दौड़ा था जैसे वो लोग पुलिस को देखते ही हथियार फेंक कर बाहर आ जाएंगे और अपने आप को उनके हवाले कर देंगे। इस बूढ़े के सिवा कोई और जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मास्टर ने पूछा। उसके ज़हन में भी वही बात थी जो मैं सोच रहा था। वो दूसरी लड़की के बारे में जानना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई सवाल बराह रास्त नहीं किया जा सकता था और ये गुफ्तगू भी थाई जबान में हो रही थी ताकि वो औरतें ना समझ सके। वो लोग एक जवान लड़की को अपने साथ ले गए हैं। इंस्पेक्टर सोचान ने जवाब दिया। हमारे निस्फ दर्जन आदमी उनके ताकुब में है। उम्मीद है उस लड़की को बाजियाब करा लिया जाएगा। मैं इंस्पेक्टर सोचान की सादगी पर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मुझे तो अब उस लड़की की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही थी। हम तकरीबन आधा घंटा वहां खड़े रहे। इंस्पेक्टर ने मास्टर को बताया था कि उसने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन पर इतला दे दी है। कुछ देर में पुलिस की मजीद नफरी और एम्बुलेंस पहुंचने वाली है। हमारे लिए वहां रुककर वक्त जाया करना बेकार था। इंस्पेक्टर सोचान ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और उसकी हिमाकत की वजह से दारा और उसके साथी एक बार फिर निकलने में कामयाब हो गए थे। 1 मिनट मास्टर, गाड़ी से बाहर आकर इंस्पेक्टर ने हमें रोक लिया। क्या ये वही नौजवान नहीं है जिसकी वजह से कुंचन बोरी में कई रोज से ये हंगामे हो रहे हैं? वो एक लम्हे को खामोश हुआ और मास्टर के जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, इस वक्त यहाँ आप दोनों की मौजूदगी मुझे शुबहात में मुब्तला कर रही है। मेरी इतला के मुताबिक पेड्रू के आदमी भी कुंचन बोरी में मौजूद हैं और आज सुबह सोंग फाटी की तरफ जाने वाले रास्ते से हटकर एक खाली फार्म हाउस के करीब 2 आदमियों की गोलियों से छिलनी लाशें भी मिली हैं और उनमें एक लाश चियांग राय के फांग फुन के आदमी की है। फांग फुन को इसकी इतला मिल चुकी है। वो तूफान उठा देगा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन दोनों को हमने कत्ल किया है और यहाँ भी हमारा ताल्लुक उस कांटे से कुछ हो सकता है? मास्टर ने उसे घूरा।